हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलर विद रणधीर। आज हम देखने वाले हैं, सेकेंड लेक्चर रहेगा ये हमारा सीटी का, जहाँ पे हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे ऑफ सॉलिड स्टेट, 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री, महाराष्ट्र बोर्ड। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो आ चुका है 2022 में। और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। हमने आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म कल देख लिया था, कुछ क्वेश्चन जब हमने कल किए थे तब। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब याद है क्या था, क्या होता था? मतलब यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि सेम सब्सटेंस रहेगा, सेम सब्सटेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो ये होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर मैं इसमें ही सब्सटेंस की जगह पे एलिमेंट वर्ड यूज करूं कि सेम एलिमेंट में डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तब आप उस चीज को क्या बोलोगे? एलोट्रॉपी। सो ऑप्शन देखते हैं, हमें जो सही नहीं है वो बताना। तो सही वाले तो देख लो। फ्लोरीन इज अ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या ये बात सही है कि फ्लोरीन कार्बन का एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है? हाँ, क्योंकि कार्बन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, अलग अलग पॉलीमॉर्फस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। डायमंड, ग्रेफाइट और एक है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन बिल्कुल एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, मतलब ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फस। क्या ये डेफिनेशन ही है कि एक ही सब्सटेंस होगा, सेम सब्सटेंस यानी कि सिंगल सब्सटेंस हो गया, जो कि एग्जिस्ट करेगा एक से ज्यादा फॉर्म्स में। फॉर्म्स मतलब यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो हम इसे पॉलीमॉर्फस बोलते हो, ये बात भी सही है। ठीक है, फिर NaF एंड MgO आर पॉलीमॉर्फस कंपाउंड। आपने ये पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि NaF और MgO ये आइसोमॉर्फस होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिखा देखा था आइसोमॉर्फिज्म में, कि दोनों आइसोमॉर्फिज्म हैं, दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो FCC कैटेगरी का आता है। सो ये आइसोमॉर्फिस होंगे, पॉलीमॉर्फिस नहीं होगा, तो ये बात गलत है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म ऑकरिंग इन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ये बात मैंने जस्ट बोली कि पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, बट अगर सब्सटेंस ना होके एलिमेंट है, वो सेम एलिमेंट में अगर पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रहा है, तो आप उसे फिर क्या बोलोगे? एलोट्रॉपी बोलोगे। तो ये बात भी सही है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। तो ये तीन बात सही है, बट जो सी ऑप्शन है ये गलत है, और गलत ही पूछा था आपसे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना? सी। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन क्लियर रखो इधर, दिमाग एकदम क्लियर रखा करो, एग्जाम्पल जितने दिखाए दें सब याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम 2022 में आ चुका है। व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हमने कल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में देखा था। ठीक है, जहां पे अरेंजमेंट ए ए टाइप था, ए टाइप था, वहां पे हॉरिजेंटल लेयर्स और वर्टिकल लेयर्स आइडेंटिकल रहते थे, एक के ऊपर एक रहते थे। बट हेक्सागोनल में ऐसा नहीं होता है। हेक्सागोनल में क्या होता है कि एक है तो दूसरा थोड़ा सा शिफ्टेड रहेगा, दूसरा वाला दोनों के गैप के बीच में रहेगा। फिर तीसरा जो लेयर है वो आइडेंटिकल होगा टू द फर्स्ट, फिर फोर्थ लेयर आइडेंटिकल होगा टू द सेकेंड। मतलब ये जो पैटर्न आता है वो ए बी बनाता है। और हेक्सागोनल नाम यहाँ से आता है कि अगर मैं कोई भी एक पार्टिकल देखूं तो उसके कांटेक्ट में आने वाले जो पार्टिकल हैं उनके सेंटर्स को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हेक्सागन मिलेगा। ये शेप मुझे हेक्सागन मिलेगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और टू डायमेंशनल की बात की तो हमने 2D बनाया, बिकॉज हेक्सागोनल में 3D भी पॉसिबल है। अब इसमें आप देखो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, मतलब कांटेक्ट किसके साथ है, कितने पार्टिकल्स के साथ है, तो कितने हैं यहाँ पे टोटल? 6 है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर? डी। ठीक है, 6। सिंपल सा क्वेश्चन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ स्फीयर इन सिंपल क्यूबिक लैटिस इज 3 नैनोमीटर। आपको स्पीयर का इस स्पीयर का रेडियस दिया है 3 नैनोमीटर है। आपको बताना है कि एज लेंथ क्या होगा यूनिट सेल का। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया है कि अगर मुझे एज लेंथ चाहिए, ठीक है, उसको हम ए मानते हैं और रेडियस आपको आर दिया है, तो आर और ए में रिलेशन क्या है इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। हमने पैकिंग एफिशिएंसी में देखा था ये कि जो रिलेशन आता था वो ए इक्वल टू 2 आर आता था। ए मतलब अपना एज लेंथ, तो एज लेंथ में यहाँ पे है कि यहाँ पे आपका जो क्यूब स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है जो क्यूब स्ट्रक्चर है उसके हर एक कॉर्नर पे आपके पार्टिकल्स होंगे। तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 लैटिस पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ये तो दिखाने के लिए समझाने के लिए है, बट पार्टिकल इतने छोटे होंगे नहीं, ये बड़े होंगे। ये पार्टिकल इतना बड़ा होगा, ये पार्टिकल इतना बड़ा होगा। तो ऐसे कॉर्नर्स पे आपको ये मिलेंगे। और आप फिर ध्यान से देखोगे तो ये जो एज लेंथ आपको दिख रहा है, ठीक है, ए, इसमें आप देखोगे तो इसका भी रेडियस आ जाएगा और इसका भी रेडियस आ जाएगा। तो आप दो रेडियस के बराबर ए की वैल्यू बोलोगे तो ए बराबर 2 आर। ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से फिर सारे काम, यहाँ मोस्टली क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। बीसीसी में याद रखो, एफसीसी में याद रखो कि ए और आर में रिलेशन क्या है। सिंपल क्यूबिक में ए बराबर 2 आर है। आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है 3 नैनोमीटर और आपसे पूछा है एज लेंथ क्या है। तो ए बराबर 2 आर वाले में आर पुट कर दोगे आप 3 नैनोमीटर, तो 2 × 3 हो जाएगा 6 नैनोमीटर। बट जो ऑप्शन है ये सब मीटर में दिए हैं आपको, तो आपको नैनोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। तो 6 नैनोमीटर में कितना होगा 6 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, हमने बस 10⁻⁹ मल्टीप्लाई कर दिया इन ऑर्डर टू चेंज इट फ्रॉम नैनोमीटर टू मीटर। ठीक है, अभी आप चेक करो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। बी ऑप्शन मैच हो रहा है। 6 × 10⁻⁹ मीटर ये हो गया एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। बताओ डाउट है कुछ इसमें? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया पैकिंग एफिशिएंसी में। हमने पैकिंग एफिशिएंसी एससी वाले लैटिस का निकाला था, तो ये बात की थी, बाकी मैंने रिपीट भी कर दी है। ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। फिर उसके बाद सेम 2020 में एक और क्वेश्चन आया था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हेन एडेड टू सिलिकॉन फॉर्म्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पे फॉर्म्स में एक सबसे पी टाइप के सेमीकंडक्टर आपको मिलेंगे। क्या बोला है कि सिलिकॉन के साथ कौन सा वाला यहाँ पे एलिमेंट जोड़ेंगे कि पी टाइप मिले। पी टाइप मिलने का मतलब ये होता है कि आप 13th ग्रुप के एलिमेंट को जोड़ोगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉन कम होना मतलब होल्स ज्यादा होना। होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर मान के फिर उसका नाम पी टाइप रख देते हैं। हमने डिस्कस किया था ये पी टाइप एन टाइप में। पी टाइप चाहिए तो 13 ग्रुप से एलिमेंट आएगा। अगर आपको एन टाइप चाहिए तो कौन सा वाले ग्रुप से एलिमेंट आएगा 15th ग्रुप से आएगा जिसमें सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो 13 ग्रुप में देख लो कौन सा वाला एलिमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, बोरॉन दिख रहा है। बोरॉन एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट मतलब 3 वैलेंसी वाली 13 ग्रुप पर रहने वाला ये एक एलिमेंट है। सो बोरॉन आंसर होगा। बाकी एस बी बी आई ए एस ये तीनों ही 15वें ग्रुप में है, 15 ग्रुप में रहने वाले हैं। अगर ये डोप किए जाएं तो आपको एन टाइप मिलेगा। तो आपसे पी टाइप पूछा था तो बोरॉन अपना आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, याद रखो ये चीज हमने पढ़ी है 11th में, आसान है, बाकी यहाँ पे रिपीट भी हुई थी। 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, इजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आज के लिए फिफ्थ क्वेश्चन है ये। सो ये एकदम पैरेलल क्वेश्चन है, ऐसा हमने किया भी था। ज्यादा कुछ पॉसिबल क्वेश्चन बनते नहीं है सॉलिड स्टेट में, ज्यादा कुछ पूछता नहीं है सीटी। बाकी देख लो, एफसीसी स्ट्रक्चर है, ए और बी ये दो टाइप के एलिमेंट्स एफसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हुए हैं, कंपाउंड बनाए हैं।
atoms of A are at the corners and atoms of B are present at the centers of faces of Q. तो अगर एक्सेसी है तो दो पॉसिबिलिटी होती है, दो पोजीशंस पॉसिबल है। एक तो कॉर्नर्स वाली पोजीशन पॉसिबल है और फेस के सेंटर वाली पोजीशन पॉसिबल है। तो कॉर्नर्स पे ए रहेगा और फेस के सेंटर में बी रहेगा। तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला। अब जैसे याद होगा आपको कि कॉर्नर 8 है और टोटल जितना हिस्सा इनसाइड दी यूनिट सेल होता है 1/8 होता है। ये बताएगा आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर्स। ठीक है, एट कॉर्नर। इसको अगर सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 1, मतलब एक पार्टिकल है कॉर्नर पे। अगर मैं फेस के सेंटर की बात करूं तो कितने ऐसे पार्टिकल फेस सेंटर में दिखेंगे, जितने फेसेस होंगे। फेसेस हैं 6 और हर फेस में आधा ही पार्टिकल अंदर की ओर आता है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके ये कितना मिल जाएगा आपको 3। मतलब फेस सेंटर में 3 पार्टिकल। तो कॉर्नर पे पार्टिकल है ए वाला, मतलब ए रहेगा 1 और फेस सेंटर में पार्टिकल है बी वाला, मतलब बी रहेगा 3। तो A1 B3 या A B3 लिख सकते हो इसे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, A B3। ठीक है, ऐसे हमने BCC वाला भी किया था जहां पे दोनों ही कॉर्नर और बॉडी सेंटर में एक एक पार्टिकल होता था। ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, इजी। इसके बाद पिछले साल ये क्वेश्चन आ चुका है 2025 में। व्हाट इज द परसेंट वॉइड वॉल्यूम इन HCP लैटिस। HCP लैटिस में, या आप इसको FCC लैटिस ही बोल सकते हो, में क्या वॉइड वॉल्यूम होता है परसेंटेज। तो ये हमने निकाला था, हमने पैकिंग इफिशिएंसी निकाली थी। पैकिंग इफिशिएंसी HCP, CCP या FCC में सेम रहता है 74%, हाईएस्ट होता है। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाली है, डेरिवेशन किया है हमने पूरा, पिछले लेक्चर में आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो पैकिंग इफिशिएंसी यानी कि इतने परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स उस यूनिट सेल में है और जो रिमेनिंग होगा वो रहेगा खाली स्पेस, जिसको हम वॉइड स्पेस या वॉइड वॉल्यूम बोलेंगे। तो 100 में से 74 माइनस करो, कितना मिलेगा आपको 26% वॉइड वॉल्यूम रहेगा। तो ऑप्शन सी। वैल्यूज भी याद रखो। ठीक है, हमेशा इतना बड़ा डेरिवेशन हम नहीं करेंगे इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए, तो सभी याद रखो। 52% पैकिंग एफिशिएंसी का था, SC का था। फिर 68% तक इसका BCC का, और 74% है HCP, FCC या CCP, सेम ही है। ठीक है, कुछ भी पूछ जाए एक ही चीज करना है। और ये हो गया पैकिंग इफिशियंसी। 100 में माइनस करोगे वैल्यू तो आपको वॉइड वॉल्यूम मिल जाएगा, एम्प्टी स्पेस। ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। देख लो क्या क्वेश्चन है। इन एन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में Y वाला जो एलिमेंट है ये HCP स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब FCC। तुरंत दिमाग क्लिक होना चाहिए कि भाई FCC वाली बात हो रही है। The atoms of element X occupy 1/3 of tetrahedral voids। जो X वाले एटम्स हैं, एलिमेंट्स के एटम्स हैं, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। आपको बताना है कि क्या होगा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दिए हैं। अब जैसे पहले तो आपको बोला कि अच्छा ठीक है, Y वाला एलिमेंट है HCP स्ट्रक्चर में। सो अगर यहाँ पे एटम्स ऑफ एलिमेंट Y को, ठीक है, हम Y नंबर ऑफ एटम्स भी बोल देते हैं, मान लो। ठीक है, मतलब टोटल यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, atoms of element Y forms HCP structure. The atom of element X occupy 1/3 of this tetrahedral voids। मतलब क्या,
कि जो मेन स्ट्रक्चर है वो वाई का है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, जो खाली स्पेस है टेट्राहेड्रल शेप में, वहां पे एक्स एलिमेंट जाके ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, एक्स वाला एलिमेंट जाके ऑक्यूपाई करेगा। जो मेन स्ट्रक्चर है वो वाई का है, और ये जो एक्स आ रहा है वो उसके वॉइड में जाके रहेगा, मतलब ये कुछ इम्प्यूरिटी टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है। सो आपको फिर फॉर्मूला बताना है। तो अब हम मान लेते हैं कि ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन द एचसीपी स्ट्रक्चर्स को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वाई का ही अपना स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में बात की है। हमें पता है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसका दुगना ही क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो ये हो जाएगा 2y, y का दुगना 2y। फिर आपसे बोला भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/3 एक्स एलिमेंट। ठीक है। सो आप ऐसा बोलोगे कि भाई लेट्स से एक्स नंबर ऑफ एटम्स हैं, एक्स वाले एक्स नंबर ऑफ एटम्स हैं, और एक्स नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/3 है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को हमने 2y बोला है, 2y का क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 मल्टीप्लाई कर दोगे 2y, कितना आ जाएगा ये फिर 2y/3, या 2/3y बोल सकते हो। अब जब फॉर्मूला हम बनाते हैं तो हम रेशियो लेते हैं, हम एक्स के नंबर का रेशियो लेते हैं वाई के साथ। तो आप रेशियो लो एक्स का वाई के साथ। एक्स का नंबर कितना आ रहा है, हमने एक्स का नंबर ही तो निकाला है, 2/3y लिख दिए। वाई का नंबर वाई ही डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं 2/3 वाई को डिवाइड कर दो 1y से, तो वाई वाई कैंसिल होगा, और रेशियो क्या मिल जाएगा आपको, 2/3 यानी कि 2:3। मतलब x कितना होगा, 2 होगा, y कितना होगा, 3 होगा। x2y, ये बनेगा फॉर्म। कौन सा ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन ए, x2y3। ठीक है, तो घुमाया तो कितना ही घुमा पाए, इतना ही घुमा पाए, ज्यादा नहीं। एचसीपी स्ट्रक्चर y का फॉर्म हो रहा था, हमने y नंबर ऑफ एटम्स माने। फिर टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कितना होता है, डबल होता है। तो अगर y नंबर ऑफ पार्टिकल है तो 2y नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। फिर हमें ये बोला कि जो x नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 1/3 है टू द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इसका 1/3 कर लोगे तो आपको x नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। फिर आप x और y के टर्म्स में आपको फॉर्मूला दिया है, तो x और y का रेशियो ले लोगे। ठीक है, x नंबर ऑफ एटम्स का y नंबर ऑफ एटम का रेशियो लोगे, कट पिट के आपको वैल्यू जो मिलेगी वो रेशियो आ जाएगा आपका x:y का। तो x यहाँ पे 2 है, y यहाँ पे 3 है, तो ये बन गया अपना केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ये। 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, इजी। डाउट है कुछ इसमें? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेम ईयर 2023 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एग्जिबिटिंग सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन वाला जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो इनमें से किस में होगा। ठीक है, सोल्यूशन सामने दिख ही रहा है आपको, बाकी ये चीजें पढ़ाई भी है कि इसमें ब्रास है। एक तो यही है जो एक इम्प्योरिटी वाला डिफेक्ट है, यहाँ पे यही है जो इम्प्योरिटी वाला डिफेक्ट है, ब्रास। ठीक है, और ब्रास में होता क्या है, आपका मेन लैटिस कॉपर का होता है, और कॉपर के कुछ कुछ एटम की जगह पे क्या आ जाता है, जिंक आ जाता है। कॉपर और जिंक का बन जाता है ब्रास। तो यहाँ पे एक तो मेन एलिमेंट में कोई फॉरेन एटम आ चुका है, फॉरेन एलिमेंट आ चुका है बाहर का, जिसको मैं इम्प्योरिटी बोलूंगा, और उसने आके, जिंक ने आके कॉपर की जगह ले ली, तो उसने सब्स्टिट्यूशन किया। तो ये सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मेन एग्जाम्पल हो गया ब्रास। बाकी सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये कौन से डिफेक्ट में आता था, याद है? ये था शॉर्ट की डिफेक्ट।
शॉर्टकट इफेक्ट में आयनिक सॉलिड्स का एग्जांपल हमने देखा था, जहाँ पे आयनिक नेचर ज्यादा होता था, जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ कैटायन एंड एनायन काफी छोटा होता था। ठीक है। फिर ZnS, सिल्वर ब्रोमाइड भी शॉर्टकट इफेक्ट में दिखता था, फ्रैंकल में भी दिखता था, फ्रैंकल में भी दिखता था, AgBr। ZnS भी फ्रैंकल में आता है। ठीक है। और शॉर्ट की फ्रैंकल, ये कौन से डिफेक्ट में आता है? ये आता है स्टोइशोमेट्रिक डिफेक्ट में। स्टोइशोमेट्रिक डिफेक्ट में शॉर्ट की फ्रैंकल आते हैं, बट हमसे सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी वाला डिफेक्ट पूछा था। इम्प्यूरिटी वाले डिफेक्ट में, सब्स्टिट्यूशन में, इम्प्यूरिटी में तो बस एक ही खड़ा है यहाँ पे बस। और प्रॉपरली जाओगे तो भाई सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे शो करता है, क्योंकि यहाँ पे जिंक आइटम सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं इन द प्लेस ऑफ कॉपर। तो अपना कौन सा ऑप्शन होगा? सी, ब्रास। 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, इजी वन। बताओ, डाउट है कुछ इसमें? क्लियर है? लेक्चर रिवाइज करो, 4 लेक्चर हुए हैं इसके ऊपर, वो दिमाग में रहना चाहिए। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल। तो FCC यूनिट सेल है, यहां से आप ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कितने होंगे? 4 होंगे। फिर आपको बताया कि अच्छा, डेंसिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है यूनिट सेल का, वो कुछ इतना है। और आपसे एक एटम का मास पूछा है, जो FCC में 4 एटम होता है, और एक एटम का मास पूछा है। आपको यूनिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, भाई यूनिट सेल का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये आपको दे दिया है। अच्छा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है? मास होता है। मतलब इनडायरेक्टली ये आपको मास की वैल्यू दे दी है। मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल आपको दे दिया, और आपको बस यहां पे क्या निकालना है? मास ऑफ वन एटम। अब आप खुद देखो, अगर आपको मास ऑफ यूनिट सेल दिया है, और एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स आते हैं? 4 पार्टिकल से 4 एटम आते हैं। मतलब इनडायरेक्टली मास ऑफ यूनिट सेल आपको ये बता रहा है कि भाई 4 पार्टिकल्स का मास है, ये जो आपको दिख रहा है, ये 4 पार्टिकल का मास है। आपको अगर एक पार्टिकल या एक एटम का मास निकालना है, जैसे आपसे पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड कर दो। तो आपको 1.8 इंटू 10⁻22 को डिवाइड कर देना है 4 से, बस। बस डिवाइड करो, लाओ आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन दिख रहा है। क्या दिख रहे हैं आप स्टेप्स? किए गए, बट दिमाग में क्या तुरंत बनना चाहिए, क्या क्लिक होना चाहिए, इतना नहीं करना। सीटी में इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना है। आपको आपकी स्टिक्स पे जाना है, आपको अपने रिफ्लेक्स सेक्शन में जाना है। ठीक है, क्या दिमाग चल रहा है, पहले क्या क्या दिया, उससे आपने क्या निकाला। फिर मास ऑफ यूनिट सेल, ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या कर सकते हो आप? इसको ही आप एटम का मास घोषित कर सकते हो, क्या पता। ठीक है, वैसे वो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, फंस तो जाओगे। तो ये मास ऑफ यूनिट सेल मिला आपको। फिर आपने बोला अच्छा FCC वाला है, तो ये यूनिट सेल का मास है, मतलब ये 4 पार्टिकल का मास है। आपको चाहिए एक पार्टिकल का मास, एक एटम का मास। सिंपली इसको आप डिवाइड कर दोगे 4 से, डिवाइड कर दिया, आ गई वैल्यू। बी ऑप्शन। 2025 में ये चीज आ चुकी है, पिछले साल ही आई है। ठीक है, भी आप ये भी देखो, ये कैलकुलेशन करना था, लेकिन फिर भी ये विद इन 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, इतना डेसिमल का डिवीजन ले लूं मैं, अगर 30 सेकेंड के अंदर ये चीज हो सकती है आराम से। ठीक है। फिर ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे पार्टी बनाना था, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थोड़े मोड़े, थोड़े जो अलग दिख गए। बाकी PYQ में और कोई क्वेश्चन नहीं है। इन एडिशन आप और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन।
नॉन पीवाईक्यू भी करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पीवाईक्यू से ही आए। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है सीटी बार बार, बट क्या पता थोड़ा दिमाग घूम जाए, ऊपर नीचे पूछे, तो प्रैक्टिस के साथ आप चीजों को और क्लियर करो। पहले तो आप वो रीड करो, चारों पीडीएफ आपके दिमाग में घुसे रहने चाहिए, लेक्चर दिमाग में होने चाहिए, तो आप ये करोगे तो मजा भी आएगा, तो हर चीज आपको नहीं लगेगी। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का। गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ 396 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस आपको गोल्ड के एटम का निकालना है। तो वही है, आर निकालना है, और आपको एज लेंथ यानी कि ए दिया है। तो एफसीसी में आर और ए में रिलेशन क्या है? ये रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन, इसको याद रख लो। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, एससी बीसीसी एफसीसी में ए और आर में रिलेशन याद रखो। बाकी ये अगर भूल गए, भाई करना है तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि एफसीसी में ये आप फेस को देखो, ए बी सी डी आपको फेस दिख रहा है, ये फेस में, ए बी सी डी वाले फेस में आप ध्यान से देखोगे तो एक तो ए वाले कॉर्नर पे ये पार्टिकल दिख रहा है आपको, सी वाले कॉर्नर पे आपको ये पार्टिकल दिख रहा है, और ये जो बीच वाला पार्टिकल है फेस स्टैंडर्ड वाला पार्टिकल, वो जो कि ये एबीसीडी वाले फेस में ही है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये तीनों ही पार्टिकल एक लाइन में रहेंगे। ये लाइन जनरली डायगोनल है, बट वो इस स्क्वायर की डायगोनल है, एबीसीडी स्क्वायर, इस फेस स्क्वायर का डायगोनल है, ना कि क्यूब का। उसका ध्यान रखना, क्योंकि बीसीसी में वो डायगोनल क्यूब का रहता था, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर से यहाँ पे नीचे बॉटम वाले कॉर्नर, पीछे की तरफ बैक बॉटम वाले कॉर्नर तक जाता था। सो एबीसीडी फेस में आपको ये चार पार्टिकल दिख जा रहा है जो कि टच कर रहा है। अब आप ये चीज देखो कि आपका जो ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है जो कि हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा आपका हाइपोटेन्यूज ए सी, और ये रिमेनिंग साइड्स। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी आप देखो, इट इज नथिंग बट द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, ये भी आपका एज लेंथ है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा कितना? 2a का स्क्वायर। अब ए से स्क्वायर आ रहा है 2a स्क्वायर, स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, और क्या बचेगा? अंडर रूट 2, साथ में a, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ। तो ए सी आ जाएगा अंडर रूट 2a। फिर आप ए सी को देखोगे, अच्छा ठीक है भाई, ए सी दिख रहा है, ए सी इज नथिंग बट ये आर, ये 2r, और ये आर से बना है। एसी में अगर हम ये वैल्यूज ऐड करें, इसका रेडियस, इसका डायमीटर और इसका रेडियस, तो कितना मिल जाएगा आपको? 4r। ए सी इक्वल टू 4r। ए सी की दोनों वैल्यू है, ऐसे देख लो, या फिर दोनों इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, दोनों में लेफ्ट साइड ए सी बराबर है, राइट साइड भी बराबर होगा, यानी कि रूट 2a और 4r क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां से आप r निकाल सकते हो, 4 को वहां भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। रैशनलाइज करना तो कर लो, जो भी है। बाकी r की वैल्यू आ रही है √2/4a, वही यूज किया, r इक्वल टू √2/4a। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही है कि भाई जो एज लेंथ है वो 396 पिकोमीटर दिया है, तो ए की जगह पे 396 आप पुट करो, √2 इज नथिंग बट 1.41 तक रखो, या 414 लिखो, ठीक। फिर मल्टीप्लाई करके सिंपली डिवाइड करो 4 से, मिलेगी आपको वैल्यू, ठीक है। ये सब तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूँ, ये सब तो 12th में तो नहीं कर, ठीक। नजरों में थोड़ी गिराना है मुझे अपने आप, आप भी गिर जाओगे क्या पता, क्या देखो मल्टीप्लाई बता, ये सब तो कर सकते हो, ठीक है। 4 से यहाँ डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर नीचे डिवाइड करो, कर लेना। तो आपको ऑप्शन में पिकोमीटर में दिया है, तो यहाँ पे आपको मीटर में करने की जरूरत ही नहीं है, पिकोमीटर पुट करके सॉल्व किया। अगर मीटर में पूछता तो पहले सॉल्व कर लेते फिर कन्वर्ट करते, लास्ट में करो, ठीक है। बीच में मत करो, थोड़ा दिमाग घूम जाता है। 740 पिकोमीटर अपना आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। 2020 में क्वेश्चन आ चुका हूँ।
इजी। ठीक, उसके साथ आज का लेक्चर खत्म। और सीईटी वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का, सॉलिड स्टेट का, वो भी होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, सो आई होप सो लेक्चर क्लियर रहेगा। इन केस डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डाउट रहे तो आप पिछले वीडियोस, जो कंसेप्चुअल वीडियोस है, स्टार्टिंग के 4 लेक्चर इस चैप्टर के, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। बाकी पढ़ते रहो। कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। विद इन 48 आवर्स मैं ट्राई करूंगा उसे रिजॉल्व करने का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।